नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमारा कर्नाटक बार चल रहा था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में देखा था। उसके सारे कंक्लूजन तक हमने, कारण से लेकर के कंक्लूजन तक सारा कुछ देख लिया था हमने। आज हम लोग देखेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ठीक है, द्वितीय बार। देखिए यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आपको पहले बता देते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि कर्नाटक का प्रथम बार जो है, कर्नाटक की जो पहली लड़ाई थी, वो विदेश में कोई स्थिति पैदा होती है और उसका एक एक्सटेंशन होता है। विदेश में क्या स्थिति पैदा हुई, तो ऑस्ट्रिया में बार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उसी युद्ध का एक्सटेंशन जो है वो भारत में देखने को मिला। लेकिन द्वितीय युद्ध पूर्ण रूप से वैसा नहीं था। पहले युद्ध में यह मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रेंच लड़ रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में भारत प्ले कर रहा था। लेकिन इसमें अब वैसा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर भारत जो है ना, वो एकदम फ्रंट वाला काउच बन जाता है। भारत की ही स्थितियां ऐसी होती है कि जिसके कारण दूसरा कर्नाटक का युद्ध होता है। अर्थात दूसरे कर्नाटक के युद्ध के बीजारोपण में भारत और सिर्फ भारत के स्थिति की भूमिका है। इसमें विदेश का कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलेंगे कि भारत की क्या भूमिका है, भारत में क्या ऐसी स्थितियां हो गई भाई कि आप वो अंग्रेज और फ्रांस दोनों को बोला कि आओ और युद्ध करो हमारे भूमि पर, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको बताते हैं कि क्या स्थितियां हो गई। यही वो स्थिति है जहां से हमें समझना चाहिए कि फूट डालो और राज करो वाली नीति का अंकुरन, बीजांकुरन यहीं से शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। और ये जो कर्नाटक का दूसरा बार है ना, जिस तरीके से कर्नाटक का पहला बार सिर्फ कर्नाटक तक सीमित था, मद्रास और पौंडीचेरी तक ही सीमित था, लेकिन एक कर्नाटक का दूसरा बार जो है वो सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं था, बल्कि अब हैदराबाद भी सीमित है। लेकिन हैदराबाद और कर्नाटक दोनों अलग अलग रूप में भाग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर्नाटक हैदराबाद पर अटैक कर दिया, इस तरीके की घटना ही नहीं होती है। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से अटैक करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वही अपना सवाल है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है ना, क्या इसका कंक्लूजन हुआ, इन सारे सवालों को एक एक करके ढूंढते हैं हम लोग। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ये अब हम लोग देखते हैं इसमें सेकेंड कर्नाटक वार। इसमें देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे इसका 1751 से लेकर के 55 तक है। देखिए इंडिंग तो 55 में हुई, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इंडिंग हमेशा जो है किसी न किसी ट्रीटी से होती है और ट्रीटी का डेट फिक्स होता है। लेकिन बार का स्टार्टिंग, लड़ाई का स्टार्टिंग, कोई राइटर कुछ लिख देते हैं, कोई राइटर किसी अलग पॉइंट को मानते हैं। तो इसलिए इंड, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि लास्ट वाले लेक्चर में भी बार का इंड तो 48 में हुआ था, 1748 में, लेकिन कहीं कहीं उसे 1740 से स्टार्ट माना जाता है और कहीं कहीं 1746 से, ठीक है। तो ये यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 1749 से 55 तक ये लड़ाई चलती है। कहीं कहीं 1751 से 55 देगा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एक आपको क्रम आइडिया रखना है ताकि एग्जाम में जब सवाल आए तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उसको सॉल्व कर सकें। आप इसे ऐसे भी याद रखिए कि 48 में पहला वाला खत्म हुआ, भाई खत्म हुआ, उसके बाद फिर कहाँ रास आने वाली थी, तो 49 में दोबारा यह स्टार्ट हो गया। ऐसे भी एक और आपको बहुत बढ़िया ट्रिक दे रहे हैं जिससे एकदम बिल्कुल याद होगा कि ये कब स्टार्ट हुआ। देखिए उस समय हमारा ये मैप को देखिए एक बार, ये हमारा हैदराबाद और कर्नाटक का रीजन था। यहाँ पे ये निजाम ऑफ हैदराबाद और ये कर्नाटक का। मुगल काल में क्या होता था ना, जब मुगल का शासन था, सेंट्रलाइज शासन था, उस समय ये हैदराबाद के अंतर्गत ही कर्नाटक होता था। लेकिन जब मुगल कमज़ोर हुए 1707 के बाद, तो हैदराबाद अलग एक प्रांत बन गया और उसी तरीके से जो कर्नाटक इसके अंतर्गत होता था ये भी एक अलग प्रांत बन गया। चलिए इस पर ज़्यादा जाना नहीं है। हैदराबाद में आसफ जाही वंश का निजामुल मुल्क का शासन था, ठीक है। 1724 में वो स्थापित किया था राज्य, आपको पता होगा। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। कब मृत्यु हो जाती है? 1748 में। अब यहाँ पर दो गुट हो जाता है। देखिए कभी भी राजा का मृत्यु हो तो हमेशा एक या एक से अधिक दावेदार आ जाते हैं। एक तो होता ही होता है उसका रियल दावेदार, और भी अलग लोग आ जाते हैं कि मैं भी राजा हूँ, मैं भी राजा हूँ, मुझे बनना चाहिए। यहाँ भी वही चीज़ हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ दो गुट हो गया। एक तो नासिर जंग हो गए, एक कौन हो गया? नासिर जंग, ठीक है, और एक हो गया मुजफ्फर जंग।
जिसको क्या कहते हैं, मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो ये नासिर जंग जो था, नासिर जंग कौन था, तो नासिर जंग ग्रैंड सन था, अर्थात नाती होता था, नाती रिश्ते में लगता था। और मुजफ्फर जंग उसका बेटा था, किसका बेटा, निजामुल मुल्क, हैदराबाद का जो नवाब था उसका। तो मुजफ्फर जंग बोला कि भाई शासक तो मुझे बनना चाहिए क्योंकि मैं बेटा हूँ। और उधर नासिर जंग बोला कि नहीं, शासक तो मुझे बनना चाहिए, मैं भी तो हूँ इसका दावेदार। तो इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। अब यही जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है ना, इसी का फायदा कौन ले लेते हैं, अंग्रेज और फ्रांस। एक को फ्रांस सपोर्ट कर देता है और एक को अंग्रेज सपोर्ट कर देता है। सपोर्ट क्यों करता है, देखिए आपके मन में एक सवाल आएगा कि सपोर्ट क्यों करता है, क्यों वो भारत के राजनीति में घुसने की कोशिश क्यों करता है। तो देखिए, अगर कोई भी एक यूरोपीय शक्ति, मान लिया जाए कि इधर एक तरफ नासिर जंग है, ये नासिर जंग है, इधर मुजफ्फर जंग है, ठीक है, अगर इसको कोई एक शक्ति ए सपोर्ट कर रही है और इसको कोई शक्ति बी सपोर्ट कर रही है, और मान ले कि युद्ध के बाद नासिर जंग शासक बन जाता है, तो क्या होगा, इसके सपोर्ट से ये शासक बन गया तो क्या होगा, उसको टैक्स फ्री ट्रेड का छूट दे देगा, हो सकता है बहुत सारा अपना टेरिटरी दे दे कि लो भाई वहाँ राजस्व वसूलो। तो एक तो सबसे पहला फायदा कि एक तो शक्ति में वृद्धि होगी जो सपोर्ट कर रहा है उसका, दूसरा इसके पास पैसे बढ़ेंगे, टेरिटरी आएंगे, नए नए मिलिट्री पावर आएगा। अब ये फायदे के बाद जो बाकी राज्य है, बाकी जो राजा लोग हैं, वो भी अगले बार से इसको अपने सपोर्ट में लेने लगेंगे, तो वहाँ भी इसको ट्रेड फ्री हो जाएगा, वहाँ भी इसको मिलिट्री पावर मिल जाएगा, सब कुछ पैसा मिल जाएगा, सब कुछ। तो ये एक तरह से शुरुआत होता है कि हम इंटरफेयर करें राजनीति में और वहाँ से हमें कुछ विशेषाधिकार मिल जाएगा। और यही सोच करके यहाँ पर भी किया गया। लेकिन ये शुरुआत अंग्रेजों द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि ये शुरुआत फ्रेंच द्वारा की गई थी, क्योंकि फ्रांस का गवर्नर डुप्ले था और डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था। वो साम्राज्य विस्तार की नीति उसकी थी, अंग्रेज की तो विस्तार की नीति बाद में आई। सबसे पहला साम्राज्य विस्तार की नीति तो डुप्ले की थी। वो किसी भी कीमत पे चाहता था कि भाई हम साम्राज्य विस्तार करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपनाना चाहता है। और इसी चक्कर में वो जब ये लड़ाई हुआ यहाँ पर, तो फ्रेंच ने दो, हमने बताया, एक मुजफ्फर जंग और एक नासिर जंग, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग को कौन कर दिया, कौन सपोर्ट कर दिया, तो फ्रेंच। मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट कर दिए, ठीक है ना। और जब मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट किया तो ये अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं होगा, बोला यार फिर तो पूरा हैदराबाद में इसका आधिपत्य हो जाएगा, हैदराबाद पूरे इसके कंट्रोल में चला जाएगा। अब इस चक्कर में अंग्रेज जो है वो नासिर जंग को सपोर्ट कर दिया, अंग्रेज नासिर जंग को। तो आप ध्यान रखिएगा, FM फ्रेंच मुजफ्फर जंग को, और BN कॉलेज पटना में भी है, FM तो रेडियो मिर्ची जानते ही हैं, तो इससे आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, स्टार्ट हो गया कहाँ, निजाम हैदराबाद में। अब कर्नाटक में क्या हुआ था, क्योंकि आप ये तो उत्तराधिकार का युद्ध 1748 में हैदराबाद में हुआ ना। कर्नाटक की स्थिति तो सही थी, क्योंकि पिछले युद्ध में हमने एक नाम बताया था, अनवरुद्दीन, ANNAWARUDDN, अनवरुद्दीन का हमने एक नाम बताया था, जो कर्नाटक का नवाब था। फिर वहाँ क्या पंगा हो गया, वहाँ वो नवाब जिंदा भी था, ऐसा नहीं कि वो मर गया कि कोई उत्तराधिकार का प्रश्न आया। देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये आपका हैदराबाद हो गया, ये कर्नाटक हो गया, इधर मराठा थे। कर्नाटक में एक व्यक्ति था, चंदा साहब उसका नाम था। उसका नाम क्या था, चंदा साहब। चंदा साहब को जेल में डाल दिया था मराठा लोग। मराठा इसको गिरफ्तार करके इसको अपने जेल में डाल दिया था। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 1748 के आसपास में मराठा चंदा साहब को रिलीज कर दिया, जेल से छोड़ दिया। अब चंदा साहब दावेदार था उसी समय, 7 साल पहले जब वो 1740-41 में मराठा इसको जेल में डाला था, तो उसी समय चंदा साहब दावेदार था। लेकिन चूंकि दावेदार जेल में है तो वो क्या करता, अब जैसे ही वो फ्री हुआ तो वो अपना दावेदारी कर्नाटक में दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो अपना दावेदारी कहाँ दिखाना स्टार्ट कर दिया, कर्नाटक में। अब इस तरीके से कर्नाटक जो एक शांत और शांति से चल रहा था, ठीक है ना, वहाँ पर उत्तराधिकार के लिए, वहाँ पर नवाबशिप के लिए एक स्ट्रगल, एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो एक कन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच हुआ स्टार्ट, तो अनवरुद्दीन वर्सेज चंदा साहब के बीच में हो गया।
अनवरुद्दीन पहले का नवाब था, चंदा साहब रिलीज किया गया मराठा के, उसके बाद ये आया। इतनी चीज़ों तो समझ गए। अब लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अनवरुद्दीन अंग्रेजों का अच्छा दोस्त था और अंग्रेजों के कहने के बाद अनवरुद्दीन ही सेंट थोमे युद्ध के तहत फ्रेंच पर आक्रमण किया, लेकिन अनवरुद्दीन हार गया। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी कि इसका मतलब अनवरुद्दीन अंग्रेजों के साथ रहेगा और अनवरुद्दीन फ्रेंच के अगेंस्ट में रहेगा। तो अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर देता है यहाँ पे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, और अब बच गया कौन? चंदा साहब, नया जो आया है। चंदा साहब को सपोर्ट कर देता है फ्रेंच। ये समझ में आ गया कि इनको सपोर्ट कैसे और क्यों किया जा रहा है। ये पूरा कहानी हो गया कहाँ का? तो कर्नाटक का। कर्नाटक और हैदराबाद में ये दो पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी अगले युद्ध के बिगुल बजने के लिए। ये दो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अब इसे हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि यहाँ का जो रीजन था, कर्नाटक वार सेकंड का जो रीजन था, वो इंडियन रीजन था। भारतीय परिस्थितियाँ कैसे स्थिति उत्पन्न हुई? तो हैदराबाद में दो लोग थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो गया। नासिर जंग को सपोर्ट कर दिया ब्रिटिशर्स, लेकिन मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कौन किया? फ्रेंच। ठीक है। उसी तरीके से कर्नाटक में भी झंझट हो गया, क्योंकि मराठा द्वारा चंदा साहब क्या था और चंदा साहब एक दावेदार था। तो यह चंदा साहब अनवरुद्दीन हो गया। अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर दिया? ब्रिटिशर्स। तो चंदा साहब बच गया, इसको कौन सपोर्ट करेगा? तो फ्रेंच। तो ये मुजफ्फर जंग प्लस फ्रेंच प्लस चंदा साहब का त्रिगुट बन गया। ठीक है। और नासिर जंग, ब्रिटिशर्स और अनवरुद्दीन का एक अलग त्रिगुट बन गया। ये दो अलग अलग त्रिगुट बन गए। अब इतनी चीज़ों को आप समझ गए, यहाँ तक तो अब कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से आप समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का कार्यक्रम कैसे चलता है। आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले तो झंझट कहाँ था? अनवरुद्दीन में। यहाँ कर्नाटक में सबसे पहले सॉल्व करने का, फ्रेंच जो थे वो सबसे पहले सॉल्व करने का कोशिश किए कर्नाटक की स्थिति को। किसको सॉल्व करने का स्थिति किए? कर्नाटक की स्थिति को। तब फ्रेंच क्या किए? फ्रेंच बोले कि ठीक है भाई, मुजफ्फर जंग साहब आप आ जाओ और चंदा साहब आप आ जाओ, आप दोनों आ जाओ हमारे साथ, और हम तीनों मिलकर के कर्नाटक पर आक्रमण कर देते हैं, अर्थात अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के अनवरुद्दीन पर आक्रमण करते हैं, और ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ अंबेर या अंबूर। ठीक है ना। इसको बैटल ऑफ अंबेर का युद्ध कहा जाता है, जो 1749 ईस्वी में होता है। हमने बताया ना 1749 ईस्वी स्टार्टिंग। तो ये बैटल के ऑफ अंबेर के साथ में ही इस युद्ध की शुरुआत होती है। ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो एक तरफ ये त्रिगुट मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और चंदा साहब होते हैं, इसकी कहानी हमने बता दी। और दूसरे तरफ अनवरुद्दीन होता है। इसका कोई मतलब नहीं अभी नासिर जंग का, ये बाद में आएगा, पर एकदम इसे क्रोनोलॉजी में समझिए। अब भाई ये तीन लोग हैं। फ्रांस पिछले युद्ध में, प्रथम युद्ध में ही काफ़ी ताकत हासिल कर लिया था, ब्रिटेन से ज़्यादा ताकतवर हो गया था। तो ये तीन लोग हैं, तो अनवरुद्दीन तो मरना तय है इसका। और ये इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। अब अनवरुद्दीन मारा गया तो कौन बच गया? कर्नाटक में कौन बच गया? एक जो रोड़ा था, राह का जो पत्थर था, वो तो खत्म हो गया। अब बच गया कौन? तो चंदा साहब बच गए, और चंदा साहब को बना दिया जाता है क्या? वहाँ का नवाब। चंदा साहब को क्या बना दिया जाता है? वहाँ का नवाब। अब ये जो पूरा यहाँ से, ये देखिए, ये जो पूरा यहाँ से कर्नाटक वाला ये रीजन था, इधर ही तो पांडिचेरी प्राप्त मिलता है। तो जब जैसे ही नवाब बन गए चंदा साहब, पांडिचेरी एरिया के आसपास में बहुत सारे गांव किसको दे दिए? तो फ्रांसीसी को दे दिए, और कुछ पैसे भी दिए। अब देखिए लोग सपोर्ट क्यों करते हैं, नवाब क्यों बनाना चाहते हैं, कठपुतली सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए बनाना चाहते हैं कि भाई जब जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें ये नवाब मदद करेगा, हमें पैसा देगा, हमें राजस्व देगा, हमें फ्री ट्रेड की सुविधा देगा, हमें कोई टेरिटरी दे देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेंच का, कठपुतली का सरकार, नवाब किसे नियुक्त कर दिया जाता है? तो चंदा साहब का। इतना समझ में आ गया? चंदा साहब हो गए यहाँ पे नवाब। लेकिन क्या होता है? बाद में चंदा साहब को मार दिया जाता है। चलिए अब यहीं पर थोड़ा सा रुकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो फ्रांस यहाँ पे जीत गया। अब जैसे ही अनवरुद्दीन को मारा गया तो ये
ब्रिटिश से तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा। अनवरुद्दीन मारा गया था और इसका एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। ये भी नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे ये आएगा, मोहम्मद अली। तो ये अनवरुद्दीन मार दिया गया, लेकिन मोहम्मद अली भाग गया वहाँ से। मोहम्मद अली क्या हुआ, भाग गया और एक त्रिचिनापल्ली, कर्नाटक के अंतर्गत एक त्रिचिनापल्ली जगह है, उस त्रिचिनापल्ली के किला में जाकर के वो शरण ले लिया। कौन, मोहम्मद अली, इतना ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही अनवरुद्दीन मरने की घटना अंग्रेज को पता चली, तो अंग्रेज बोला नासिर जंग को कि भाई देखो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में कर देंगे तुम्हें, पहले तुम कर्नाटक का जो है ना स्थिति वो सुधारो, वहाँ हम हार के कगार पे आ गए हैं। तो ब्रिटिशर्स के कहने के बाद नासिर जंग से तो उनका दोस्ती था ही था, नासिर जंग चले गए कहाँ, कर्नाटक में। और कर्नाटक में जाकर के क्या कर दिया उन्होंने, अटैक कर दिया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया वो तो ठीक है भाई, लेकिन आक्रमण किस पे कर रहे हो, फ्रेंच पे। फ्रेंच का गवर्नर कौन है उस समय, डुप्ले। डुप्ले बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है, बड़ा कूटनीति का सहारा लेता है और नासिर जंग के कुछ मंत्री को, उसके कुछ सैनिक अधिकारी को अपने बस में कर लेता है और नासिर जंग को मरवा देता है। अब देखिए, जो पासा लग रहा था कि ब्रिटिश के पक्ष में होने वाला है, वो पासा डुप्ले पुनः पलट दिया और नासिर जंग यहाँ पर मर जाता है। 1750 में नासिर जंग अटैक करता है कर्नाटक पर अंग्रेजों के कहने के बाद, लेकिन ये मारा जाता है। डुप्ले अपने कूटनीति का सहारा लेता है और ये क्या हो जाता है, मारा जाता है। अब ये जैसे ही मारा गया तो नवाब कौन बनेगा, नासिर जंग का प्रतिद्वंदी कौन था, नासिर जंग मारा गया, यहाँ अनवरुद्दीन मारा गया तो नवाब बना दिया किसको, चंदा साहब को। अब यहाँ नासिर जंग मारा गया तो नवाब कौन बन जाएगा, मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग किसका आदमी, फ्रेंच का। अब हैदराबाद और कर्नाटक ये दोनों जगह पर फ्रेंच के जो सपोर्टर थे, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, MFC, ठीक है ना, MFC जो थे, इनका मतलब दोनों जगह पर फ्रेंच का अधिकार हो गया, अर्थात एक तरह से फ्रेंच की कठपुतली सरकार, मतलब फ्रेंच का स्थिति जो है वो मजबूत हो गया दोनों जगह। लेकिन ये जैसे ही स्थिति तो लग रही थी कि अब मजबूत हो गई, फ्रेंच के हाथ में आ गई पूरी की पूरी कहानी, लेकिन जैसे ही ये नवाब बनने शक्ति अपने पद पर आसीन होता, इससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, इसे मरवा दिया जाता है। इसे भी मरवा दिया गया, नासिर जंग भी बेचारा मर गया, इसे भी मरवा दिया गया और चंदा साहब को भी मरवा दिया गया था, अब इसे भी मरवा दिया गया। अब मुजफ्फर जंग मर गया तो कौन बनेगा, ठीक है ना। तो मुजफ्फर जंग मरने के बाद नासिर जंग का बेटा होता है छोटा भाई होता है, जिसे कहते हैं सलावत जंग। क्या नाम होता है, सलावत जंग। ये सलावत जंग उसके बाद बनता है। मुजफ्फर जंग के मरने के बाद हैदराबाद का निजाम कौन बनता है, सलावत जंग। और ये चूंकि मुजफ्फर जंग जैसे ही हैदराबाद का नवाब घोषित होता है, तो ये भी बहुत सारा टेरिटरी किसको देता है, फ्रेंच को देता है, थोड़ा बहुत टेरिटरी। उसके बाद तुरंत सलावत जंग बन जाता है और सलावत जंग नवाब बनने के बाद बहुत सारा टेरिटरी और बहुत सारी सुविधाएं किसको दे देता है, फ्रेंच को दे देता है। तो ये हैदराबाद की पूरी कहानी ओके हो गई। लेकिन अंग्रेज तो अभी भी यहाँ पर जो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग चलो मर गया, फ्रांसीसी का सपोर्टर मर गया, लेकिन जो सलावत जंग आया ये भी फ्रांसीसी का सपोर्टर होता है। तो फ्रांस के पास में तो कर्नाटक भी कंट्रोल में, हैदराबाद भी इसी के कंट्रोल में, अर्थात इसकी शक्ति मजबूत रहती है। उसी समय अंग्रेज में एक बहुत चतुर व्यक्ति आता है, लॉर्ड क्लाइव, जो बाद में आप देखेंगे कि क्लाइव को कौन नहीं जानता है, प्लासी के युद्ध के कारण, ठीक है ना। लॉर्ड क्लाइव आता है और 1751 में आता है और एक सलाह देता है। सलाह क्या देता है कि अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, आपको पहले ही बताया था, वो त्रिचिनापल्ली के किला में जाकर के क्या ले लेता है, त्रिचिनापल्ली के किला में वो शरण ले लेता है, ठीक है। वो त्रिचिनापल्ली के किला में जाकर के शरण लेता है। तो अब अंग्रेज को लगता है भाई हम क्या करें। तो ये जो कर्नाटक होता है, ये वाला पूरा एरिया जो कर्नाटक होता है यहाँ पे, इस कर्नाटक की राजधानी अरकाट होती है, याद रखिए। तो अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव एक सलाह दिया, बोला कि ठीक है भाई, वो त्रिचिनापल्ली में पूरा का पूरा घेरा डाले हुए है, चारों तरफ से घेरा डाल दिया था, मोहम्मद अली को परास्त करने के लिए घेरा डाला हुआ था फ्रांसीसी और जो चंदा साहब थे इनके द्वारा, ठीक है ना, घेरा डाला हुआ था। अब अंग्रेज बोलता है
कि अच्छा एक काम करते हैं, तुम तो त्रिचिनापल्ली में घेरा डाले हो ना, हम अर्काट पे आक्रमण कर देते हैं। अब इस त्रिचिनापल्ली में घेरा डालने के कारण जो नवाब चंदा साहब थे उनका पूरा ध्यान त्रिचिनापल्ली में था, लेकिन अर्काट में थोड़ा सा वैकेंट हो गया था कहानी, और अर्काट पे अंग्रेज कर देता है आक्रमण। अब अंग्रेज आक्रमण कर देता है तो क्या होती है कहानी, इधर से चंदा साहब भेजते हैं अपनी सेना की टुकड़ी कि जाओ भाई बचाओ उसे अर्काट को, क्योंकि अर्काट राजधानी होती है। यहाँ पे भेजते हैं 4000 की लगभग सैनिक फोर्स भेजते हैं, लेकिन उनकी सैनिक हार जाती है यहाँ पे, और अंग्रेज इसको कंट्रोल करने में लगभग कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये देख करके चंदा साहब इधर आना स्टार्ट देता है कि भाई हम चलते हैं, अब अर्काट को बचाते हैं। वो रास्ते में वो तंजावुर से होते हुए निकलते हैं। तंजावुर एक जगह होती है और तंजावुर इनके अगेंस्ट का, इनके विरोधियों का जगह होता है, वहाँ पर इनको मदद नहीं की जाती और यहीं पे इनको मरवा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर चंदा साहब की गलती क्या हुई कि जो त्रिचिनापल्ली का घेरा उन्होंने डाले हुए था मोहम्मद अली के लिए, उस घेरा को छोड़ दिया। अब इस घेरा को छोड़ दिया तो ये घेरा कमजोर, मोहम्मद अली रिलीज हो गया, आज़ाद, चल दिया अर्काट को बचाने के लिए, बीच में उनकी हो गई मौत। अब अर्काट भी उनके हाथ से गया, त्रिचिनापल्ली भी उनके हाथ से गया। यहाँ पर फ्रेंच और चंदा साहब जो है वो कंट्रोल खो देते हैं। यहाँ पर फ्रेंच और चंदा साहब क्या होते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, और साथ ही साथ तंजावुर जो हमने बताया था, तंजावुर और मैसूर, ये दोनों का शासक अंग्रेजों को सपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एक समय में फ्रेंच ताकतवर नजर आ रहे थे, यहाँ पर धीरे धीरे चंदा करने के बाद फ्रेंच की शक्ति क्या होने लगी, हास होने लगी। फ्रेंच की शक्ति क्या होने लगी, हास होने लगी। अब इतना सारा कहानी चल रहा था, इधर झंझट, इधर लड़ाई, इधर हार, इधर जीत। अब इतना सारा चीज से ना फ्रांस का जो गवर्नमेंट थी वो तंग आ गई थी। बोली यार ये डुप्ले गया क्या है, ये ट्रेड कर रहा है या क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और लगातार हानि, लगातार वित्तीय लॉस। अब यहीं पर आप देखिए इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, वो मर जा रहा है, वो मर जा रहा है। अंग्रेजों के पास में तो एक फायदे की चीज़ें थी। फायदे की चीज़ ये थी कि अंग्रेज एक प्राइवेट कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। तो इतनी लड़ाइयों के बावजूद आप यहाँ देखेंगे कि डुप्ले डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश जो है वो हमेशा साइड रोल में रहता है। मेन रोल में नासिर जंग को भेज दिया, अनवरुद्दीन को भेज दिया, तो ये अपना फायदा कमा रहे थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं हो रही थी। ये लास्ट मोमेंट पर लॉर्ड क्लाइव आता है, लेकिन इनके पास पैसे, और वहीं फ्रांसीसी क्या होते हैं, फ्रांसीसी लगातार पैसे, आर्थिक क्राइसिस से जूझते जाते हैं, इनके पास पैसे की गड़बड़ होते रहती है। फ्रांस का सरकार बोला भाई डुप्ले अब तू बहुत ज़्यादा कर लिया, अब तू वापस आ जा। और ऐन मौके पर हो सकता है कि डुप्ले बाद में अपनी स्थिति को कंट्रोल कर लेता, जो एक फ्रांस अपनी स्थिति लॉस कर रहे थे, लूज कर रहे थे अपनी स्थिति को, तो हो सकता है डुप्ले उसको कवर कर लेता। लेकिन ऐन मौके पर 1754 के आसपास में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। बोला यार तुम रहने दो, अब हम दूसरे को भेजते हैं। और डुप्ले के जगह पर गोडेहू आया। कौन आया, गोडेहू। गोडेहू आया, वो उतना दूरदर्शी नहीं था, न उतना ज़्यादा साम्राज्यवादी नीति का था। वो आते के साथ अंग्रेजों के साथ वो सोचा कि भाई अब ट्रीटी कर लिया जाए, वो संधि करने के विचार में आ गया, और वो अंग्रेजों को बार बार कोशिश करने लगा कि भाई अब संधि कर लो, संधि कर लो। अब चूंकि देखिए अंग्रेज कर्नाटक को कवर करने में सफल हो गए थे, क्योंकि मोहम्मद अली त्रिचिनापल्ली से हट गया था, चंदा साहब मारा गया था, और मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे कौन, चूंकि अनवरुद्दीन का बेटा था तो मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज। तो कर्नाटक लगभग उनके कंट्रोल में आ रखा था, ठीक है ना। और चूंकि बहुत दिन से लड़ाई चल रही थी, 1749 से लेकर 55 तक के, 54-55 तक के, तो वो भी थक गए थे अंग्रेज। अब वो भी चाहते थे थोड़ा सुस्ताना, तो अंग्रेज भी मान गए कि चलो भाई संधि कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसमें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने बताया डुप्ले को बुला लिया गया, गोडेहू आया। गोडेहू आने के बाद यहाँ पर ट्रीटी करने का कोशिश करता है, और अंग्रेज भी थक गए थे। तो एक ट्रीटी होती है 1755 में, 1755 में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी चूँकि भारत में कहानी उत्पन्न, भारत के कारण युद्ध हो रहा था, तो भारत में ही इसका ट्रीटी होता है, संधि होता है। कहाँ, पौंडीचेरी में 1755 में। और ये पांडिचेरी के ट्रीटी के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध को विराम लगा दिया जाता है। अब स्थिति क्या थी,
द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय? कि हैदराबाद में फ्रेंच के कंट्रोल वाले सरकार था, सलावत जंग, याद होगा आपको, और कर्नाटक में ब्रिटिश के कंट्रोल वाला सरकार था, मोहम्मद अली। तो एक जगह पर फ्रेंच का जो हो गया अधिकार और दूसरी जगह पर कर्नाटक का वर्चस्व हो गया। अब ये जो ट्रीटी हुआ, इस ट्रीटी का प्रावधान क्या था? बोला भाई जो जिसका टेरिटरी जीता है ना, वो उसका टेरिटरी वापस लौटा दो। तो अब ये वापस लौटा दो वाली कहानी हुई, तो इससे एक चीज़ समझ में आया कि ना तो ब्रिटिश को फ़ायदा हुआ न लॉस, न फ्रेंच को फ़ायदा हुआ न लॉस, अर्थात जिसको जो मिला था वो एक दूसरे को वापस लौटा दिए। लेकिन ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बावजूद फ्रेंच को यहाँ पर गहरा धक्का लगा। जो पहले कर्नाटक वार में फ्रेंच पूर्ण रूप से एक मजबूत शक्ति, ब्रिटिश उनके सामने नहीं थे, वो शक्ति थी, वो द्वितीय युद्ध में एक कमजोर शक्ति के रूप में उभरी। और ये समझ में आ गया कि अब ब्रिटेन जो है वो फ्रेंच से ताकतवर है। क्यों ताकतवर है, कैसे ताकतवर है? क्योंकि ब्रिटेन तो बाद में शामिल हुआ था युद्ध में, पहले तो फ्रेंच इसका फायदा उठाने के चक्कर में थे कि उत्तराधिकार का युद्ध हो गया तो लड़ाई लग गई, तो भाई कर्नाटक में और हैदराबाद में हम फायदा उठा लेते हैं। अंग्रेज तो बाद में उसके प्रतिद्वंदी को सपोर्ट किए। तो अंग्रेजों को उसके बावजूद भी फ्रेंच सिर्फ हैदराबाद पे कंट्रोल कर पाए, और अंग्रेज कुछ न चाहते हुए भी कहाँ, उनको कर्नाटक मिल गया, अर्थात कर्नाटक का नवाब कठपुतली का नवाब बन गया। कर्नाटक के नवाब से वो जो चाह सकते थे वो मिल गया, उनका पूरा मद्रास पर पूरा कंट्रोल पूरा एकदम अच्छे से हो गया। तो इस युद्ध में ब्रिटेन को जो न मिलना था वह चीज़ मिल गया, और फ्रेंच को जो नहीं खोना था वो चीज़ भी खो दिया। तो देखने में तो लगता है कि भाई एक दूसरे के टेरिटरी को लौटा दिए, रिटर्न कर दिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं फ्रेंच के लिए बहुत घातक साबित हुआ, और फ्रेंच का इमेज को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या था? पूरा का पूरा हमारा सेकेंड कर्नाटक वार था। पूरा का पूरा हमारा क्या था? सेकेंड कर्नाटक वार था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तीसरे कर्नाटक वार के बारे में। ध्यान रखिएगा, पहला कर्नाटक वार पेरिस से के संधि से खत्म हुआ था। पेरिस नहीं, एक्स-ला-चैपल की संधि से। पेरिस से तीसरा खत्म होगा, एक्स-ला-चैपल की संधि से, एक्स-ला-चैपल की संधि से खत्म हुआ था। दूसरा जो है पांडिचेरी के संधि से खत्म हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रीजन क्या था? रीजन विदेशी था तो संधि भी विदेशी हुई। यहाँ पर रीजन भारतीय था तो संधि भी भारतीय हुई। ये था, दीज आर ऑल अबाउट कर्नाटक सेकेंड वार। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी और बेहतर और अच्छे रूप में आपको चीज़ों को देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।